हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। पढ़ाई लिखाई भी अच्छा खासा चल रहा होगा, है ना। अभी ही वक्त है पढ़ने का, अभी ही टाइम है आपको अच्छे तरीके से मेहनत करने का, है ना। क्योंकि परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है, सर्दी का समय है और सर्दी में देखा जाए तो पढ़ाई ज़्यादा हो सकता है। कंबल में घुस करके बैठिए, है ना, और कम से कम 10 से घंटा 12 घंटा जितना हो सके उतना स्टडी करिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी पर ही आपका नौकरी टिका हुआ है ना। तो चलिए हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे आज पर्यावरण, 5 क्लास का हो जाएगा, है ना। और 5 क्लास का जो पर्यावरण है इसको समाप्त करते हैं, फिर 6ठा 7वां 8वां इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, SCERT की किताबें हो जाएगा, है ना। और आज हम लोग देखेंगे अध्याय 5, ऐतिहासिक स्मारक। नालंदा विश्वविद्यालय संसार का प्रथम आवासीय विद्यालय था। प्रथम आवासीय विद्यालय था कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया। इसकी स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना अक्सर पूछा जाता है किसकी स्थापना किसने करवाया, तो गुप्त वंश के सम्राट थे जिनका नाम है कुमारगुप्त। और इसमें कहा जाता है कि लगभग उस समय, देखिए इस दुनिया में हम लोग आज अमेरिका पे, ब्रिटेन पे ये सोचते हैं कि एजुकेशन के दुनिया में वो एक बेहतर प्लेटफॉर्म देता है। कोलंबिया विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। एक ज़माने में हमारे भारत में ही, और बिहार में इस संसार का, इस विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था और सबसे बड़ा पुस्तकालय था। सबसे बड़ा पुस्तकालय जहाँ पर कहा जाता है कि लगभग 3 लाख से कहीं ज़्यादा किताबें थी। 3 लाख से कहीं ज़्यादा किताबें थी। और यहाँ पर कहा जाता है कि इसमें 10,000 से अधिक छात्र जो थे अध्ययन करते थे। और यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में 2000 लगभग शिक्षक थे। 2000। आज भी पूरी दुनिया में इतना बड़ा यूनिवर्सिटी जो है कहीं नहीं है। भले हम नंबर 1 पे देखते हैं कोलंबिया, ऑक्सफोर्ड, ये सब चीज़ को, हमारे भारत में अजीब बात है, जिस बात के लिए और जिस चीज़ के लिए हम पूरी दुनिया में जाने जाते थे उसी चीज़ को हम लोगों ने छोड़ दिया। क्योंकि हमने ऐसे लोगों को अपना, है ना, प्रधानमंत्री बनाया, ऐसे लोगों को बनाया। थोड़ा पढ़ा लिखा अगर होता, थोड़ा सा एजुकेशन की बातें अगर सोचता, तो यहाँ पे बड़ा प्रोजेक्ट के तौर पे क्या होता, यूनिवर्सिटी होता। बड़े प्रोजेक्ट के तौर पे यहाँ पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में डेवलपमेंट वाली ऐसी प्रोजेक्ट होती, है ना। मंदिर मस्जिद का झगड़ा और ये सब चीज़ें नहीं होता। और हमारे भारत के लोगों में, है ना, जो प्रेम और समरसता है, जिसके लिए उस जमाने में हम गर्व करते थे, और पूरी दुनिया को हमने करुणा का पाठ पढ़ाया है ना। पूरी दुनिया हमसे सीखा है। और आज ऐसी स्थिति है कि हम किसी और पे डिपेंड हो गए हैं। आज हमारे पास ऐसी परिस्थितियां हो गई हैं, वो परिस्थितियों में इतनी परेशानियां हैं कि भारत के लोगों के बीच में कला ही कला है, तनाव ही तनाव है। सबसे बड़ी बात ये छोड़ दीजिए, अभी 70 BPSC को लेकर के कल के आंदोलन में आपको देखे ही होंगे, मतलब एकदम हाथ जोड़ करके लोग विनती कर रहे थे, अनुनय विनय कर रहे थे। फिर भी पुलिस वालों ने एकदम विद्यार्थियों को, ठंडा के समय में आपको पता है जितना चोट लगता है, जितना दर्द तकलीफ, क्या कहा जाए, बेरोजगारी का आलम इतना ज़्यादा शुमार है विद्यार्थियों में। और बिहार के विद्यार्थी ये चाहते हैं कि निष्पक्ष रूप से जो भी हो रहा है निष्पक्ष रूप से हो, उनके जीवन का सवाल है। इस तरह से देखिए तो बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो मतलब समझिए कि हताहत होकर के आत्महत्या कर लेते हैं, है ना। तो बहुत ऐसे शिक्षक को भी परेशानियां ये सब उठाना पड़ा। क्योंकि बात ये है, यहाँ पे अगर हम लोग समझें तो भारत में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। और बेरोजगारी अगर देखा जाए तो जो पढ़े लिखे जो लोग हैं उनमें सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। लेकिन तुलना करना चाहिए, हम जैसे मानते हैं कि आपका पड़ोसी कंट्री है, चाहे आपका अमेरिका है, अगर एक भी युवा अगर बेरोजगार हो जाए तो इसकी चिंता देश को होती है। वहाँ के प्रेसिडेंट को इसकी चिंता होती है। क्यों चिंता होती है? क्योंकि वहाँ की जो युवा है, किसी भी देश की युवा सबसे कीमती
वो संसाधन होते हैं, सबसे कीमती संसाधन। और भारत के युवा तो अपनी पूरी आधी जवानी ही बर्बाद कर देते हैं एक सरकारी नौकरी के तलाश के लिए। सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के लिए अपनी आधी जो उम्र है वह बिता देते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। मतलब भारत में कितनी बड़ी संसाधन पे कभी गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं देती, ये बड़ा दुख की बात है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर बिहार में ही नालंदा विश्वविद्यालय था, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना धर्मपाल ने कराई, बिहार में ही उदंतपुरी विश्वविद्यालय, और इस भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय जो वर्तमान के पाकिस्तान का एरिया में चला गया है। हमने लोगों को क्या नहीं दिया, एजुकेशन में नंबर 1 थे, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नंबर 1 थे, सामाजिक सांस्कृतिक है ना नंबर 1 थे, बुद्ध का सनातनी भी नंबर 1 ही था जो पूरी दुनिया को है ना बुद्ध की करुणा, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया, क्या नहीं दिया इस बिहार ने। लेकिन आज भारत में ही सबसे ज़्यादा पिछड़ा राज्य कौन है, तो बिहार है ना। ये सोचना होगा, पढ़े लिखे अगर हैं तो पढ़ाई लिखाई वाला चश्मा लगा करके चीज़ों को सोचिए, है ना, देखिए, मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर कहता है कि इस ज्ञान केंद्र में विश्व के कोने कोने से विद्वानों तथा छात्रों को आकर्षित किया, जैसे कोरिया से, जापान से, चीन से, तिब्बत से, इंडोनेशिया तथा तुर्की के छात्र भी यहाँ पर आते थे, है ना, तुर्की के। चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर कहता है कि 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच इसका उत्कर्ष का काल था। और चीनी यात्री ह्वेनसांग का विवरण भी अगर पढ़िएगा तो मजा आ जाएगा। चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ आकर के पढ़े थे और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। यह भी प्रश्न कई बार पूछा है कि ह्वेनसांग किसके दरबार में आया, तो हर्षवर्धन के दरबार में आया। और यह एक चीनी यात्री था, और ये नालंदा विश्वविद्यालय में आकर के बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की, और 12वीं शताब्दी के अंत तक इसका अंत हो गया। और देखिए अभी ये पुराना डाटा है, इसमें कहा गया कि बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त कर दिया। तुर्की को ये लगता था कि शायद मंदिरों में, क्योंकि इन सारे लोगों को यही लगता था, भारत के लोगों में क्या थी, भारत के लोगों को लगता था कि अगर हम मंदिरों में अपना धन संपत्ति अगर है ना जमा करके रखेंगे तो वहाँ से किसी का हिम्मत नहीं है, नहीं चुराएगा, और वहाँ के जो देवी देवता है ना उसकी रक्षा करेंगे। सबसे ज़्यादा देखिए महमूद गजनबी पूरे भारत के मंदिरों को ही लूट के चला गया, और देवी देवता वहाँ पे देखते रह गए। मतलब चीज़ों को समझिए, जो हमारे भारत में जिस तरीके से सामाजिक संरचना को जटिल कर दिया गया है ना, क्योंकि भारत के लोग उतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़ाई लिखाई से तो मतलब कहीं कि कोई नाता रिश्ता ही नहीं था। महमूद गजनबी के साथ जब अलबरूनी आता है यहाँ पे, तो अलबरूनी पूरा आईना जिस तरह से देखते हैं ना, अपना चेहरा आईना में देखते हैं, और कभी कभी अपना ही चेहरा देख करके आपको गुस्सा आता है। क्यों आता है? क्योंकि आईना झूठ नहीं बोलती। जिस तरह से समाज में, जैसे हम लोग साहित्य कभी कभी पढ़ते हैं, तो साहित्य का है एक सामाजिक दर्पण है, एक समाज का क्या है, दर्पण है, एक आईना है जो हमको दिखाता है। तो अलबरूनी भी आकर के भारत में जब देखा तो वहीं लिखा जो भारत में हो रहा था। तो भारत में जो सामाजिक संरचना जिस तरह से बनाया गया था, सभी लोग तो ये कहते हैं कि ठीक है, बहुत बहुत कठिन है जाति व्यवस्था, बहुत कठिन है जात पात, बहुत धर्म में बहुत सारा चीज़ें हैं, आज भी देखने को मिलता है। कहाँ गए वो सारे लोग? पढ़ाई लिखाई से क्या, ये पढ़े लिखा होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है पढ़ाई लिखाई करना। पढ़ाई लिखाई करेंगे तभी आपका दिमाग जो है वो विकसित होगा, और विकसित नहीं होगा तो फिर यहीं है ना चंद आपसे कम पढ़ा लिखा, सोच के देखिए, जितने पार्लियामेंट में जो बैठे हैं, कभी पढ़ाई लिखाई के लिए आप कितना मेहनत किया? कभी मेहनत नहीं किया, लेकिन बहुत कामयाब है। जो आदमी कभी भी कुछ भी बोल देता है, सोच के देखिए, कभी पढ़ा लिखा नहीं है। बात यह है कि हम राजा उसी तरीके से चुनते हैं जैसा हमारा प्रजा होता है। प्रजा ज़्यादा अनपढ़ गंवार होगा तो राजा भी उसी तरह होगा, पसंद आएगा, है ना। आप पढ़े लिखे बनेंगे तो पढ़े लिखे जब आप होंगे, जैसे होता है ना, आप शिक्षक बनिएगा तो आपका दोस्त कौन होगा? शिक्षक होगा, है ना। अगर आप आईएएस बनिएगा तो आपका दोस्त कौन होगा? आईएएस होगा। उसी तरीके से है, अगर आपका शिक्षा अच्छा है
है ना। तो जितने भी एजुकेटेड जो लोग हैं, उनका दोस्ती भी, उनका फ्रेंड सर्किल भी वैसे ही होगा, तो फिर उनका विकास होगा, बौद्धिक विकास। फिर वो सोचेंगे समाज के लिए, फिर वो अर्थव्यवस्था के लिए सोचेंगे और पूरी दुनिया के बारे में सोचेंगे। अभी देखिए, अगर हम लोग बात करें तो एक चीज़ देखिएगा, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, सामाजिक संरचना के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें पिछड़ गया। इंडेक्स आप लोग पढ़िएगा, है ना, करंट अफेयर्स में इंडेक्स पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा अरे क्या से क्या हो गया, है ना। जिस युवाओं को सामने ला करके ये कहा गया था कि हमारा देश, और सच में भारत युवाओं का देश है, यहाँ पर युवा की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए था, लेकिन बड़ा तकलीफ में युवा है यहाँ पर, है ना। चलिए, तो यहाँ पर कहता है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक इसका अंत हो गया और बख्तियार खिलजी ने इसको ध्वस्त कर दिया। लेकिन अभी जो नया आंकड़ा आया हुआ है, और इसमें एक इतिहासकार हैं, उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा पुस्तकालय, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त नहीं किया गया, उसको जलाया नहीं गया, उसको जलाया ब्राह्मणों के द्वारा, क्योंकि ब्राह्मण नहीं चाहते थे, है ना, कि एजुकेशन अगर सबको मिल जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। इसीलिए ब्राह्मणों ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, और कहा जाता है कि इसमें इतने पुस्तक थे कि लगभग 3 माह तक वो धधकता रहा, जलता रहा। सोचिए, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें 8 अलग अलग प्रांगण तथा 10 मंदिर थे, जिसमें अनेक ध्यान केंद्र भी थे, मेडिटेशन हाउस। पुस्तकालय को धर्मगंज, जो 9वीं मंजिल इमारत था, 3 पुस्तकालय का नाम था रत्न नदी, रत्न रंजक और रत्न सागर। सोचने वाली बात है, उस जमाने में 9 मंजिला इमारत में यह लाइब्रेरी बना था, है ना, यह पुस्तकालय था, जिसमें लगभग 3 लाख से कहीं ज़्यादा पुस्तकें थी। और वहाँ पर 3 जो हाउस है, जैसे आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएंगे, है ना, मिरांडा हाउस वगैरह इस सब में अगर जाएंगे तो आप देखिएगा वहाँ भी अच्छा, है ना। लाइट कट गया।